बीजेपी ने तैयार किया लोकसभा चुनावों का प्लान। 5 लोकसभा सीटों पर 75% वोटों के साथ हैट्रिक का लक्ष्य। जनवरी में होंगे प्रदेश भर में बड़े कार्यक्रम। जोशीमठ में नए साल के जश्न से पहले पर्यटन स्थल गुलजार, औली के साथ अन्य पर्यटक स्थल भी हुए गुलजार। भीड़ कारोबारियों के खिले चेहरे। नए साल के जश्न को लेकर प्रशासन अलर्ट। 6 जून में 12 सेक्टर में बने हैं 19 जगहों पर चेकिंग बैरियर। चप्पे चप्पे पर होगी पुलिस की नजर। बर्फ की सफेद चादर से लिपटा औली, आइस स्केटिंग का मजा लेने उमड़े पर्यटक। ट्रैफिक बढ़ा रहा परेशानी। नए साल पर बिगड़ेगा मौसम। नए साल पर पहाड़ों में बर्फबारी, मैदान में सताएगा कोहरा। कोरोना के बीच स्वाइन फ्लू की दस्तक। खांसी, जुकाम, बुखार और सांस की समस्या में बढ़ रहे मरीज। संदिग्ध मरीजों की हो रही कोरोना जांच। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुख करेंगे खबरों का। विकासनगर के सरस्वती शिशु मंदिर बाबूगढ़ का वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। छात्रों ने गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी समेत अन्य लोकगीतों पर रंगारंग प्रस्तुति देकर सभी का मनोरंजन किया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर पर्वतीय अंचलों में बच्चों को चारित्रिक शिक्षा दे रहा है। शैक्षिक और बौद्धिक दोनों स्तर पर विकास किया जा रहा है। एक वर्ल्ड का बादशाह हूं मैं, बादशाह। सबको पता है एक विलक्षण शिक्षा पद्धति है जो आने वाली पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार कर रही है। सभी लोग इसमें सहयोग करें, सभी इसमें जुड़ें। हम इस शिक्षा पद्धति के माध्यम से, सरकार ने भी इसकी अच्छी बातों को लिया है। नई जो हमारी शिक्षा नीति आई है, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें इस प्रकार की शिक्षा पद्धति ली है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में और अपने हिसाब से सारा शिक्षा का अपना कैरियर तैयार करें और करते करते व्यावसायिक शिक्षा भी लें। सबको देश के प्रति स्वाभिमान हो, देश की विरासत पर गौरव हो, गुलामी की मानसिकता से बाहर आएं और एकजुट होकर के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनते हुए देश को 2047 में विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दें। रुड़की के भोगावाला थाना क्षेत्र में नदी के रेत में दबा हुआ एक अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। नदी में अज्ञात शव मिलने की सूचना जैसे ही आसपास के क्षेत्र में फैली तो मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों द्वारा सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया। पुलिस मृतक की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। एसएसपी हरिद्वार प्रवींद्र डोभाल ने बताया कि उन्हें अभी इस मामले की जानकारी मिली। मौके पर पुलिस बल पहुंचकर पूरे मामले की गंभीरता से जांच करा। जल्द ही पूरे मामले को सुलझाने का काम किया जाएगा। क्षेत्र में अभी बॉडी हमें मिली है। एसओबी मौके पे ही है। उसको अभी वहाँ से पंचायतनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगा, क्योंकि जिस वो बॉडी अभी अज्ञात है, उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी उसको उसके बारे में सर, जमीन में दबी हुई सर बॉडी मिली है। जी। रुड़की के मंगलौर में पंचम दशनाम जूना अखाड़ा की श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी मैत्रेय गिरि जी महाराज की अगुवाई में अक्षत पूजन कलश यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुषों की भीड़ उमड़ पड़ी। वही जय श्री राम के नारों और भगवान राम के गीतों के साथ ये यात्रा निकाली गई। इस दौरान रथ पर राम, सीता और लक्ष्मण सवार थे। जगह जगह महिलाएं और पुरुष उनके स्वागत के लिए खड़े थे। साथ ही डीजे की धुन व ढोल नगाड़ों पर सभी महिलाओं ने जमकर डांस किया। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के तहत हर घर महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। ये आज अक्षत पूजन, कलश पूजन की यात्रा हुई है और पूरे देश में क्या पूरे विश्व में ये कलश जा रहा है। राम प्रभु श्री राम के अयोध्या से सबके लिए निमंत्रण पीले चावल और हल्दी इसमें आई है। वो हर भक्त के घर पहुंचेगा संदेश और सभी भक्तों को प्रभु राम का बुलावा आया है। इसलिए इस कलश की पूजा ये निमंत्रण है। सबने बड़े आनंद से इसको किया है। पूरे देश में विदेश में
और 22 तारीख को भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। हम सभी हिंदुओं का, सभी सनातनियों का एक स्वप्न, जो 500 वर्ष का जो संघर्ष था वो पूर्ण हो रहा है। प्रभु राम हमारी प्रार्थना को पूर्ण कर रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत भव्य कार्यक्रम है। बहुत खुशी का माहौल है और 22 तारीख को हर मंदिर में भगवान श्री राम की अयोध्या जैसा मंदिर सजेगा और सब मंदिरों को अयोध्या जैसा ही मंदिर समझा जाएगा। सारे हिंदू समाज, सनातनी सभी मंदिरों में एकत्रित होंगे, बुजुर्ग, बच्चे, बड़े, और मंदिर में प्रसाद वितरण होगा, आरती होगी, श्री राम जय जय राम का संकीर्तन होगा और रात्रि के समय में सामूहिक आरती होगी संध्या के समय में, और सभी के घरों में दीपावली जैसा माहौल होगा, दीपक जलेंगे, आनंद होगा। खबर रामनगर से, जहां पर विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रसिद्ध ढेला और झझना पर्यटन जोन को ग्रामीणों ने कॉर्बेट प्रशासन, प्रदेश सरकार व स्थानीय विधायक के खिलाफ नारेबाजी एवं प्रदर्शन इन जोनों को बंद कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से वन विभाग जन्नत बाग को बता दें कि ग्रामीण लंबे समय से विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पूर्वी 2 बार ग्रामीण ढेला झरना पर्यटन जोन को बंद कर चुके हैं। मौके पर पहुंचे पार्क के अधिकारियों व प्रशासन के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को काफी समझाया, लेकिन वो अपनी मांगों पर अड़े रहे। आप लोगों की ये तानाशाही है पुलिस की, सरकार की, धामी सरकार की, मोदी सरकार की शांतिपूर्वक आंदोलन का, जन आंदोलन का दमन। एक्चुअली इसमें कल दिनांक 30 दिसंबर 2023 को डायरेक्टर कॉर्बेट साहब द्वारा ये प्रस्तुति की गई थी। कुछ लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा सकता है ढेला गेट से पूर्व, और चूंकि यहाँ पर टाइगर के द्वारा लगातार मूवमेंट्स किए जा रहे हैं, वो कैमरा ट्रेस में देखे गए हैं, और कोई इस प्रकार की घटना ना हो तो सबको सुरक्षित रखे जाने के दृष्टिगत 144 लगाने की प्रस्तुति की गई थी। इस क्रम में उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तुति के आधार पर उसमें 144 लगा दी गई थी, जिसमें कोई भी 4 या 4 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते। परंतु देखा गया कि आज प्रातः करीबन 6 बजे के आसपास कुछ लोग एकत्रित हो गए और 144 का स्पष्ट उनके द्वारा उल्लंघन किया जा रहा था, जिसको उनको अभी मौके से उठा लिया। पौड़ी जिले के सतपुरी में आयोजित 6 दिवसीय नायर घाटी महोत्सव के 5वें दिन आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में भाजपा महिला मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत, से जिला सहकारी समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत, कुच्ची जिला पंचायत सदस्य कोटा सीमा सजवाड़ की भी मौजूदगी रही। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व पार्षद तत्पुली तामेश्वर प्रसाद कुकरेती द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक जगदम्बा प्रसाद जंगवाल ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। वहीं मिमिक्री आर्टिस्ट ने पहाड़ों की प्रस्तुतियां ने भी दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। उत्तराखंड के टूरिज्म के क्षेत्र 2023 एक नई संभावनाओं को लेकर आया और जाते जाते इन्वेस्टर समिट के साथ प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनकर पूरे उद्योग जगत के सामने अपील करते नजर आए। बड़ी संख्या में नए साल को मनाने के लिए पर्यटक ऋषिकेश पहुंच रहे हैं। सैलानियों की माने तो उत्तराखंड का ऋषिकेश शहर बेहद खूबसूरत है, जो कि प्राकृतिक सुंदरता के साथ एडवेंचर और अध्यात्म से परिपूर्ण है। सैलानी ऋषिकेश को अपना पसंदीदा डेस्टिनेशन में मानते हैं। वहीं नए साल के जश्न के लिए ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्र में चहल पहल शुरू हो गई है। स्थानीय होटल संचालकों द्वारा भी आने वाले पर्यटकों के लिए उत्तराखंड के गीत संगीत, पहाड़ी खानों के साथ साथ एडवेंचर एक्टिविटीज का भी पूरा इंतजाम किया गया है। इस बार नए साल में राफ कैंपिंग का बहुत अच्छा पैकेज है उनके लिए। अपना ये लगभग 2,500-3 हज़ार रुपये का पैकेज है, बहुत अच्छा है। अपना ये गढ़वाली लोक नृत्य वगैरह सब होगा उसमें। गढ़वाली फूड वगैरह होगा, उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन है उनका भी, वो भी सर्व किए जाएंगे। प्रोटोकॉल इस बार बहुत अच्छा वो किया है, वहाँ पे इंतजाम किया है। आपका म्यूजिक नाइट भी होगा वहाँ पे, रात को परमिशन लेते हैं उस पर डीजे वगैरह की, तो रात को अपना म्यूजिक वगैरह होगा वहाँ पे, बोनफायर वगैरह सब होता है। पारंपरिक नृत्य होंगे वहाँ पे, ये जो उत्तराखंड के लोक नृत्य होते हैं, पारंपरिक लोक नृत्य वगैरह होंगे। और बहुत अच्छा केक सेरेमनी वगैरह, बहुत अच्छा पैकेज इस बार उनको दिया गया पर्यटकों को। जी जी सर, नए साल की शुरुआत के लिए, नए साल के चैलेंजेस के लिए रेडी रहने के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है।
जो यहाँ पे नेचुरल आपको कंपटीशन मिलता है रिवर के थ्रू, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और जो लोग कराने वाले हैं यहाँ के लोग, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही हेल्पफुल है, तो बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा से यहाँ पे कराते हैं। जी, मेरा नाम एडवोकेट मधुर सिखवाल है, मैं राजस्थान से आया हूँ। और ऋषिकेश का हमने सुना था कि यहाँ के एडवेंचर्स बहुत वर्ल्ड फेमस है, तो आज हमने पर्सनली जाके उसको फील किया और फाइनली रिवर राफ्टिंग करके हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत ही चैलेंज भरी रिवर राफ्टिंग रही थी और हमारे जो गाइड थे बहुत ही उम्दा गाइड थे। और आज हमको पता चला कि ऋषिकेश में सच में वर्ल्ड वाइड ये जो पहचान बनाई है ऋषिकेश ने अपने आप में, वो सच में अपने बलबूते पे जो बनाई है वो काबिल तारीफ है। न्यू ईयर वीकेंड का मजा ऋषिकेश में ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम पहले नीम करोली धाम जाके आए थे बाबा जी का आशीर्वाद लेके, फिर हमने यहाँ आके ये छोटे मोटे चैलेंजेस फेस किए और फाइनली हमको बहुत अच्छा लगा। वर्ष 2023 की विदाई और वर्ष 2024 के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में सैलानी उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं। ऋषिकेश पसंदीदा डेस्टिनेशन सैलानियों का बनता जा रहा है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो ऋषिकेश की ओर रुख कर रहे हैं। ऋषिकेश में बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग और प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए ऋषिकेश पहुंच रहे हैं। ऋषिकेश से बसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। मूल निवास भू कानून व 10% क्षेत्र आरक्षण की मांग को लेकर राष्ट्रवादी रिजर्व पार्टी ने जिलाधिकारी देहरादून के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दौरान उन्होंने स्थानीय निवासी की प्रतियां भी फूकी है। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के संस्थापक शिव प्रसाद सेमान ने कहा कि हमारी सरकार से 3 सूत्रीय मांगे कि राज्य में भू कानून व राज्य वासियों के लिए मूल निवास साथी राज्य आंदोलनकारियों का 10% आरक्षण अगले सत्र में सरकार लेकर आए और उसको पारित कराए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सड़कों पर उतरेंगे। एक ही मांग है, एक सूत्रीय मांग है कि भाई जो मूल निवास, भू कानून और ये जो 10% क्षैतिज आरक्षण है, ये तीनों की तीनों जो सुविधाएं ये उत्तराखंड की जनता से छीन ली गई हैं। इनको दोबारा से बहाल किया जाए और अगर आने वाले विधानसभा सत्र में इनको लेकर के कोई ठोस विधेयक पारित नहीं होता है तो फिर पूरे राज्य की जनता के साथ जो है राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी सड़कों पर उतर के जन आंदोलन छेड़ देगी। ये हमारी निर्णायक लड़ाई की घोषणा आज हो चुकी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वन विभाग में 2018 के बाद आउटसोर्स 102 कर्मचारियों की सेवा समाप्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सेवा समाप्ति के आदेश पर रोक लगाने के साथ ही कोर्ट ने वन विभाग और सरकार से पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट 3 जनवरी की तिथि नियत की है। आपको बता दें, दिनेश चौहान व अन्य ने वन विभाग के 2018 के बाद आउटसोर्स से भर्ती कर्मचारियों की सेवा समाप्ति का आदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे कई सालों से वन विभाग में नौकरी कर रहे हैं, उन्हें बाहर कर दूसरे आउटसोर्स कर्मी को रखा जाना है। से लोगों को हायर करने की व्यवस्था 2006 से है, जब से यह वन विभाग उत्तराखंड का सृजित हुआ उत्तर प्रदेश से बंटवारे के बाद। वर्तमान में लगभग 2000 से ज़्यादा लोग आउटसोर्स के माध्यम से डेटा एंट्री ऑपरेटर जो है आपके कंप्यूटर को जो चलाते हैं, या फिर जो पीएस हैं, या फिर जो ड्राइवर्स हैं, आउटसोर्स के माध्यम से ये लोग कई जगह काम कर रहे हैं। अब एक निर्णय वन विभाग के स्तर पर यह हुआ कि 2018 के बाद जो लोग आउटसोर्स से आए हैं उन सब की सेवाओं को डिसकंटिन्यू किया जाए। तो इस विषय में लगभग 102 जो लोग हैं आउटसोर्स से, उन लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में ये रिट डाली, 2 रिट पिटिशंस डाली हैं, और जिनमें ये सवाल उठाया कि एक आउटसोर्स के कर्मी को बाहर करके, जिसने अपने कई साल सेवा के जो हैं दिए हैं, दूसरे आउटसोर्स आदमी को नहीं रखा जा सकता। केवल रेगुलर आदमी से ही उसको रिप्लेस किया जा सकता है, दूसरी तरफ आउटसोर्स को या कॉन्ट्रैक्चुअल को नहीं ला सकते। इस स्तर पर माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है और वन विभाग और प्रशासन से कहा है कि वो जो है 3 दिन में इंस्ट्रक्शन लाए, और अभी के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने इन लोगों की बर्खास्तगी पर, इन 102 कार्मिकों की बर्खास्तगी पर स्थगन आदेश पारित कर दिया है। दिनेशपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह से ही कोहरे से शहर ढका हुआ। मैदानी क्षेत्र में जिला प्रशासन की ओर से कोई भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। स्कूली बच्चे ठंड से कांपते हुए स्कूल जा रहे, लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर है। पूरी तरह से अंधेरा छाया, फिर भी जिला प्रशासन ने अभी तक स्कूलों की छुट्टी नहीं की। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले ग्रामीण क्षेत्र, नगर पंचायत क्षेत्र या नगर पालिका क्षेत्र में अध्यक्ष, प्रधान, अधिशासी अधिकारी अलाव जलाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था करते थे, लेकिन वर्तमान में जिला प्रशासन द्वारा अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इसी बीच आपको बागपत से खबर बता देते हैं। बागपत से खबर जहां पर है वारियत की हदें पार। कोल्हू पर खौलते गन्ना रस की कढ़ाइया में फेंकी युवती, छेड़छाड़ का विरोध करने पर गर्म कढ़ाई में ढकेलने का आरोप। युवती की हालत नाजुक बताई जा रही है, इलाज जारी। युवती की हालत नाजुक, इलाज जारी। कोल्हू मालिक सहित 3 लोगों पर लगाए गए हैं आरोप। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने शुरू की है तफ्तीश। थाना बिनौली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुलदीप पंडित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर? ऐसे बता दूं मैं आपको, बिनौली थाना क्षेत्र के ये धनोरा सिल्वर का मामला है, जहां पर एक कोल्लू था और ये जो पीड़ित परिवार है ये कोल्लू पर नौकरी करता था। मुजफ्फरनगर के ये रहने वाले बताए जा रहे हैं और इसके साथ ही यहाँ पर 18 साल की युवती के साथ कोल्लू जो संचालक था उसने ही हैवानियत को तार-तार करते हुए उसके साथ छेड़छाड़ की और जब छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसे गलते कोल्लू में ही डाल दिया। उसका जो कढ़ाया होता है जिसमें गन्ना जो पकता है, गन्ने का जो रस होता है, उसमें खोलते कढ़ाई में उसको डाल दिया और वह बुरी तरीके से झुलस गई है। हालांकि युवती को सीएचसी में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी। उसकी हालत को गंभीरता से देखते हुए चिकित्सकों ने उसे दिल्ली के लिए रेफर कर दिया है और दिल्ली जीटीबी में उसका इलाज जारी है। सभी हमलावर अभी फरार है, पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जवाब जानकारी के लिए। छेड़छाड़ का विरोध करने पर गर्म कढ़ाई में ढकेलने का आरोप लगाया गया है। परिजनों द्वारा फिलहाल युवती का इलाज जारी। साल 2023 की विदाई के साथ ही नए साल 2024 के आगमन की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। 2024 में जहां लोकसभा चुनाव को जीतने की जंग है, तो दूसरी तरफ धामी सरकार के सामने नए साल के आगमन के साथ ही दर्जन भर से ज्यादा चुनौतियां बाहें फैलाकर खड़ी हैं। नए साल में यूसीसी, भू कानून, मूल निवास जैसे बड़े मुद्दे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रशासनिक कौशल की परीक्षा लेंगे। सत्ता पक्ष को पूरी उम्मीद है कि सीएम धामी सभी चुनौतियों का समाधान निकालकर जनहित में फैसले लेंगे। देखिए रिपोर्ट। बस कुछ ही घंटों का इंतजार है और पूरा देश नए साल 2024 में प्रवेश के लिए तैयार है। नए साल के आने के साथ ही एक तरफ जहां 2024 में लोकसभा चुनाव को जीतने की जंग होगी, तो दूसरी तरफ धामी सरकार के सामने नए साल के आगमन के साथ ही दर्जन भर से ज्यादा चुनौतियां बाहें फैलाकर खड़ी रहेंगी। पहले मौजूदा वर्ष 2023 की बात करें तो धामी सरकार ने जहां तिलक्यारा टनल से 41 मजदूरों की जान बचाई, तो दिसंबर महीने में मेगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करवाया। सरकार ने जहां 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा, तो वहीं सरकार का दावा है कि समिट में 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हुए। इन एमओयू को धरातल पर उतारने की सरकार कोशिश में लगी हुई है। वहीं आम जनता मुख्यमंत्री धामी के अब तक के कामकाज को लेकर क्या सोचती है, पहले वो देखते हैं। उत्तराखंड के अंदर जो इनका कार्यकाल रहा है अभी 1 साल का, इससे पहले भी बहुत मुख्यमंत्री रहे हैं यहाँ पे और कांग्रेस गवर्नमेंट में रहे, अभी बीजेपी गवर्नमेंट में रहे। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इतना युवा धामी जो हमारा इस उत्तराखंड के लिए काम कर रहा है और बहुत अच्छा इसने यहाँ पे अभी काम करके दिखाया है। और सबसे अच्छी बात है कि ज़मीनी स्तर पर काम करता है। धामी जी के अंदर एक सबसे अच्छी क्वालिटी जो मुझे देखने को मिली है, क्योंकि मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ, क्योंकि हम एक जो है साधारण एक नागरिक हूँ और इस उत्तराखंड के लिए इनके अंदर जो अच्छी मैं बता रहा हूँ क्वालिटी ये रही है कि ये खुद पर्सनली जाते हैं और उस जो समस्या होती है उसको ये अवश्य पूर्ण करते हैं। धामी साहब का शुरू में तो हमको ऐसा लगा था कि ये भाई इस हिसाब से प्रॉपर कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब हम धीरे धीरे ये स्पीड में लगा है। धामी साहब का ये है कि ये सामाजिक तौर पे और रचनात्मक तौर से काम करते हैं और उसके अलावा
हर चीज़ को बड़ी माइन्यूटली जाके प्रैक्टिकली उसको अंजाम, क्योंकि योजनाएं जो होती हैं उसे सब लोग एप्लीकेशन देते हैं, ऐसा नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ, और ये सबको युवा को साथ लेके चल रहे हैं। और दूसरा इम्प्लीमेंटेशन ऐसा है कि उसे प्रैक्टिकली यूज करते हैं। वहीं नए साल में धामी सरकार के सामने दर्जन भर से ज्यादा चुनौतियां हैं, जिनके समाधान सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। यूसीसी, भू कानून और मूल निवास जैसे बड़े मुद्दे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रशासनिक कौशल की परीक्षा लेंगे। ऐसे करीब 1 दर्जन मुद्दे हैं जिनके मुख्यमंत्री को समाधान तलाशने होंगे। वहीं भू कानून और मूल निवास के मुद्दों ने सूबे की सियासत में हलचल पैदा कर रखी। इन दोनों मसलों की राह निकालने के लिए मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में कमेटी बना दी। इसके अलावा भी तमाम मुद्दे हैं जिनके हल निकालना बेहद जरूरी है। वहीं सरकार से लेकर संगठन तक मुख्यमंत्री धामी के कार्यों की सराहना करता हुआ नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष को पूरी उम्मीद है कि सीएम धामी सभी चुनौतियों का समाधान निकाल कर जनहित में फैसले लेंगे, जबकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से निराश नजर आते हुए मुख्यमंत्री को हर मोर्चे पर विफल बता रहे। देखिए, धामी जी के आगे धाकड़ धामी शब्द का प्रयोग हुआ है और ये कोई सामान्य आदमी ने नहीं दिया है, ये राजनाथ सिंह जी ने दिया है, जो कि हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और बहुत अनुभवी नेता हैं। तो निश्चित तौर पर उनकी कार्यशैली को देख कर दिया होगा। और ये सब चुनौतियाँ हमारे धाकड़ धामी पार कर लेंगे और हम उनके साथ खड़े हैं, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। धामी जी तो देखती हूँ, लोगों को बहुत आशाएं थी कि एक युवा मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो वो युवाओं के हितों की बात करेंगे, लेकिन जिस तरह का दृश्य अब उनके इतने लंबे कार्यकाल के बाद देखने को मिल रहा है वो कतई अपेक्षित नहीं था। धामी जी से अपेक्षा थी कि वो बेरोजगारी दर को कम करेंगे, वो युवाओं के लिए रोजगार के नए आयाम खोलेंगे, वो महिलाओं को सुरक्षा देंगे, लेकिन एनसीआरबी की ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि 1 साल में 907 बलात्कार और 778 अपहरण हो चुके हैं। वर्तमान सरकार का 1 वर्ष पूरे होने पर उनको बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट मानना है कि जिन आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ ये सरकार डबल इंजन की सरकार बोल के आई थी, वो पिछले 1 वर्ष में एक भी जो सपने थे इस प्रदेश के निवासियों के, यहाँ के वासियों के, वो पूरे नहीं हुए। और सरकार उन मुद्दों पे काम कर रही है जो यहाँ के जो मूल मुद्दे हैं उनसे अलग होकर वो सरकार काम करने में लगी हुई है। जहाँ आप देखिए, नकल विरोधी कानून तब आया जब यहाँ पर जनता ने विरोध जताया है कि नकल हो रही है, पर्चे लीक हो रहे हैं, सेटिंग कटिंग के माध्यम से नौकरियां पाई जा रही हैं, तब जाके नकल विरोधी कानून आ रहा है। उसी तरीके से जब यहाँ पर बाहर से बहुत से लोगों का यहाँ पर अतिक्रमण होना शुरू हुआ, ज़मीनों की खरीद फरोख्त शुरू हुई, तब ये मूल सख्त भू कानून की बात करेंगे। कुल मिलाकर नए साल के आगमन के साथ ही नई चुनौतियां भी धामी सरकार का इंतजार करती हुई नजर आ रही। एक तरफ जहां यूसीसी राज्य आंदोलनकारियों का 10% क्षतिपूर्ति आरक्षण, लोकायुक्त की नियुक्ति, भू कानून, मूल निवास निकाय चुनाव, एमओयू की ग्राउंडिंग, राष्ट्रीय खेल का आयोजन समेत तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। सवाल ये है कि क्या जो काम 2023 में पूरे नहीं हो पाए वो काम 2024 में पूरे हो पाएंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।